Hello everyone. Once again welcome to Net Biology. In this video we will discuss about some important questions for CSIR Net Life Science Examination in the topic Animal Physiology. ये आपकी 7th यूनिट है सिलेबस की एनिमल फिजियोलॉजी और सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल्स। तो हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर में आ चुके क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस पार्ट बी से रिलेटेड हैं, कुछ क्वेश्चंस पार्ट सी के हैं और ये सारे किस टॉपिक से रिलेटेड हैं? एनिमल फिजियोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कोर बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन rises above normal, which of the following processes would be initiated sequentially for thermoregulation? और ये क्वेश्चन आ चुका है जून 2011 में। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से समझ लेते हैं। अगर किसी ह्यूमन का, किसी भी पर्सन का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाए, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए। टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इससे अगर अबव हो जाए तो कौन से ऐसे चेंजेस होंगे, प्रोसेसेस होंगी जिससे थर्मो रेगुलेशन हो जाएगा। थर्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है? रेगुलेशन शब्द जहाँ पे भी है, चाहे वो थर्मो रेगुलेशन है, चाहे वो वाटर रेगुलेशन है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेशन है, कुछ भी रेगुलेशन है, ग्लूकोज रेगुलेशन कुछ भी है, इसका मतलब होता है कि उसका सफिशियंट अमाउंट बॉडी में होना। ठीक है, तो सफिशियंट अमाउंट, न ज़्यादा न कम। और सफिशियंट लेवल क्या है टेम्परेचर का? 37 डिग्री सेल्सियस। तो इतने तक इसको रेगुलेट करने में कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं बॉडी में सीक्वेंशली, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शंस क्या हैं? पेरिफेरल वेसोडाइलेशन, देन इंक्रीज्ड रेट ऑफ रेस्पायरेशन एंड टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया का यहाँ पे मतलब है हार्ट रेट का इंक्रीज। जब हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है तो वो कंडीशन टेकीकार्डिया कहलाती है। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है वो है पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन, इंक्रीज्ड रेट ऑफ रेस्पायरेशन एंड ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया दूसरी कंडीशन है जब हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इंक्रीज्ड हार्ट रेट टेकीकार्डिया, डिक्रीज्ड हार्ट रेट ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, पेरिफेरल वेसोडाइलेशन, डिक्रीज्ड रेट ऑफ रेस्पायरेशन एंड देन टेकीकार्डिया, या तो ये ऑप्शन करेक्ट है, या फिर पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन, डिक्रीज्ड रेट ऑफ रेस्पायरेशन एंड ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, यहाँ पे जो पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन और वेसोडाइलेशन है, आई होप आपको पता होगा। वेसोडाइलेशन का मतलब होता है वेसल्स, यानी कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनका डायलेट हो जाना, एक्सपांड हो जाना। ठीक है, और दूसरा जो कंस्ट्रिक्शन है इनका मतलब है उनका कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना, उनका डायमीटर का कम हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से चेंजेस होंगे सीक्वेंशली जो इंक्रीज टेम्परेचर को वापस से नॉर्मल में लाएंगे, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर का डिक्रीज होना है। ठीक है, इंक्रीज नहीं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसके बारे में एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो थर्मोरेगुलेशन हमको पता है, अभी हमने बात की। थर्मोरेगुलेशन इज मेंटेनेंस ऑफ कोर बॉडी टेम्परेचर एंड एवरी ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोरेगुलेशन। न टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए न टेम्परेचर कम होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर उसके एकदम सफिशियंट लेवल पे होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म में। और हर एक ऑर्गेनिज्म के पास, चाहे वो कोल्ड ब्लडेड हो, एक्टोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, वार्म ब्लडेड हो, उसके पास, हर एक ऑर्गेनिज्म के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने थर्मो रेगुलेशन कर सके, अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, होम्योस्टेसिस है, और हर एक एनिमल, हर एक ऑर्गेनिज्म होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखता है, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इसलिए थर्मो रेगुलेशन भी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन राइजेज अबव नॉर्मल, देन फॉलोइंग रेगुलेशन मैकेनिज्म अकर्स। ऐसे ही अगर लो टेम्परेचर हो जाएगा तो भी कुछ मैकेनिज्म होंगे, उन मैकेनिज्म की हम बात नहीं करेंगे, वो इसके अपोजिट ही है सेम। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो चुका था, क्योंकि हमने क्वेश्चन में यही चीज़ देखी थी, तो इसलिए हम वही मैकेनिज्म देखेंगे। तो पहले है वेसोडाइलेशन। वेसो कंस्ट्रिक्शन ना होके वेसोडाइलेशन होगा, पेरिफेरल वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन का मतलब मैंने बताया था एक्सपांजन, जब ब्लड वेसल्स जो हैं वो एक्सपांड हो जाए। यहाँ पे इसका जो वर्ड है उसी में इसका मतलब भी है, वेसो वेसल, डायलेशन मतलब एक्सपांजन। तो एक्सपांड जब कोई ब्लड वेसल हो जाती है तो वो कंडीशन वेसोडाइलेशन कहलाती है। और वेसोडाइलेशन क्या करता है, बॉडी को कूल डाउन करता है। ठीक है, ब्लड फ्लो ज़्यादा इंक्रीज होगा और उसकी वजह से जो हीट जनरेट हुई है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी पूरी बॉडी में। ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा तो वो बॉडी को कूल डाउन करने का काम करता है। जैसे ही ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होगी उसकी वजह से जो हीट है वो ज़्यादा जनरेट होती है और बॉडी क्या होती है, वार्म अप हो जाती है। तो यहाँ पे वेसोडाइलेशन की वजह से एक्सपांजन ऑफ वेसल, ब्लड वेसल
so that blood flow increases which cools down the body temperature. ठीक है, दूसरा मैकेनिज्म चलेगा when temperature increases the rate of respiration also increases to regulate the temperature of the body. रेट ऑफ रेस्पायरेशन का इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि जैसे ही रेट ऑफ जिस टाइम पे हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उस समय हमारा रेट ऑफ रेस्पायरेशन भी ज़्यादा होता है। मतलब फीवर के टाइम पे हमने देखा, आप अगर देखोगे तो रेट ऑफ रेस्पायरेशन ज़्यादा होता है। ये इसलिए होता है ताकि बॉडी का जो टेम्परेचर ज़्यादा हो चुका है उसे कूल डाउन किया जा सके। ठीक है, जितना ज़्यादा रेट ऑफ रेस्पायरेशन ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि बॉडी कूल डाउन हो सकेगी और जो अंदर की एयर है, वार्म एयर, वो बाहर जाएगी जब हम सांस छोड़ेंगे। ठीक है, जब एक्सहेल करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो अंदर की हीट है वो उस हवा के साथ वो बाहर चले जाए, तो इसलिए ये रेट ऑफ रेस्पायरेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और तीसरी चीज़ है अवर हार्ट रेट ऑल्सो इंक्रीजेज। हार्ट रेट इंक्रीजेज का मतलब है टैकीकार्डिया वाली कंडीशन। ठीक है, तो हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाती है इस कंडीशन में ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर टू कूल डाउन द बॉडी एंड रेडिएट हीट। इंक्रीज्ड हार्ट रेट कंडीशन इज टैकीकार्डिया। और अगर हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी तो ज़्यादा ब्लड पंप होगा, और अगर ज़्यादा ब्लड पंप होगा इसका मतलब है वैसोडाइलेशन। ये सारे इंटर रिलेटेड है। अगर हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है वैसोडाइलेशन, ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है तो वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन ना होकर वेसल डायलेट हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, रेट ऑफ रेस्पायरेशन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो रेट ऑफ रेस्पायरेशन भी इंक्रीज होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगी और वैसोडाइलेशन होगा, वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? सबसे पहला वैसोडाइलेशन हो रहा है, वैसोडाइलेशन यहाँ पे है और वैसोडाइलेशन यहाँ पे भी है। ठीक है, रेट ऑफ रेस्पायरेशन इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पायरेशन यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया कौन सी कंडीशन है? हार्ट रेट के इंक्रीज की कंडीशन। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट, पेरिफेरल वैसोडाइलेशन, इंक्रीज्ड रेट ऑफ रेस्पायरेशन एंड टैकीकार्डिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स दैट आर कोलिनर्जिक इनरवेट्स। और ये क्वेश्चन आ चुका है जून 2018 में। सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, अब ये जो चीज़ है इसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स क्या हुआ, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स क्या हुआ। आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। नर्वस सिस्टम की पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है ये भी मिल जाएंगी। ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन क्या हुआ, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन क्या हुआ, कोलिनर्जिक क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। ठीक है, वैसे कोलिनर्जिक का मतलब होता है ऐसे न्यूरॉन्स जो न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में एसिटिल कोलिन को यूज़ करें, इसलिए कोलिनर्जिक। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो नॉर एडिनेलिन को या फिर एडिनेलिन को यूज़ करते हैं, उनको कहते हैं एडिनर्जिक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास है स्वेट ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल एंड पेनक्रियाज। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स दैट आर कोलिनर्जिक इनरवेट्स। जो कोलिनर्जिक है मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ करती है एसिटिल कोलिन को, ऐसी कौन सी सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं जो यूज़ करती है न्यूरोट्रांसमीटर एज अ एसिटिल कोलिन को एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, और वो किसको इनरवेट करती हैं। ठीक है, किस में इनरवेट होती है, मतलब यहाँ से इनके जो एक्सॉन टर्मिनल्स होंगे वो किस पर्टिकुलर ग्लैंड पे, जो भी ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे इनरवेट करेंगे। तो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स आर यूजुअली एडिनर्जिक। एडिनर्जिक का मतलब होता है ये क्या यूज़ करती है, नॉर एडिनेलिन या फिर एडिनेलिन को एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। एंड प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स आर कोलिनर्जिक। ऐसे ही पैरासिम्पैथेटिक के केस में सारे के सारे कोलिनर्जिक होते हैं। ठीक है, आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा जिसमें मैंने डिफरेंसेस बता रखे हैं पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स भी होती हैं विच इनरवेट्स स्वेट ग्लैंड्स एंड एक्टर पिलाई मसल्स ऑफ हेयर फॉलिकल। दे आर कोलिनर्जिक इन नेचर एंड यूजेस एसिटिलकोलिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। सारी की सारी नहीं होती हैं, कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे है। ज़्यादातर, मोस्टली
और इनको छोड़ के, इनको इनर्वेट करने वाली न्यूरॉन्स को छोड़ के बाकी जितनी भी न्यूरॉन्स है, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, वो क्या होती है, एडिनर्जिक होती है। ठीक है, लेकिन जो ये इन दोनों चीज़ों को इनर्वेट करती है, हेयर फॉलिकल के एरेक्टर पिलाई मसल्स, ये वो मसल्स हैं जिनकी वजह से जो हेयर फॉलिकल हैं या जो हेयर में इरेक्ट होने का जो मूवमेंट होता है, जब गूज बम्स आते हैं उस टाइम पे जो इरेक्ट हो जाते हैं हेयर, वो किसकी वजह से होते हैं, इन्हीं की वजह से होते हैं, एरेक्टर पिलाई मसल्स की वजह से। इनमें जो इनर्वेट होती है वो कौन सी है, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, और क्या यूज़ करती है न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में एसिटिल कोलिन, तो कोलिनर्जिक। और स्वेट ग्लैंड्स को भी जो इनर्वेट करती हैं वो भी कोलिनर्जिक हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा गया है एक्सेप्शन के बारे में, और हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स भी है एग्जाम्पल ऑप्शन, और हेयर फॉलिकल भी है। तो हेयर फॉलिकल में अगर यहाँ पे एरेक्टर पिलाई मसल्स दिया रहता तो शायद वो ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट होता। तो हम यहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स को टिक करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा प्रेफरेंस इसको देंगे। इनमें इनर्वेट होती है, हेयर फॉलिकल से ही जुड़ी हुई है एरेक्टर पिलाई मसल, लेकिन वो इनर्वेट किस में होती है, एरेक्टर पिलाई मसल, फिर एरेक्टर पिलाई मसल्स हेयर फॉलिकल के साथ अटैच होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रेफरेंस स्वेट ग्लैंड्स को देंगे, ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिक्रीटेड बाय कैपिलरी एंडोथीलियम। अभी तक हम केवल पार्ट बी के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं और ये क्वेश्चन आ चुका है दिसंबर 2018 में। ठीक है, ये भी कौन सा क्वेश्चन है, पार्ट बी का क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा पर्टिकुलर सिक्रीशन है जो सिक्रीट नहीं होता है कैपिलरी एंडोथीलियम से। एंडोथीलियम का मतलब समझते हैं, कैपिलरी जो भी वेसल्स हैं उनकी जो इनर लाइनिंग होगी वो क्या कहलाती है, एंडोथीलियम कहलाती है। ठीक है, उनकी इनर लाइनिंग, तो वहाँ से कुछ सब्सटेंसेस सिक्रीट होते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं सिक्रीट होता है। ठीक है, प्रोस्टासाइक्लिन पहला, दूसरा ऑप्शन है ग्वेनोसाइन, तीसरा ऑप्शन है एंडोथेलिन्स, एंड चौथा है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे ग्वेनोसाइन दिख रहा होगा। ग्वेनोसाइन कोई सिक्रीशन नहीं है, बल्कि ये एक न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड का मतलब है कि जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के, आपको पता होगा नाइट्रोजनस बेसिस एडेनिन, ग्वेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ये सारे नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। जब ये किसी 5 कार्बन शुगर के साथ अटैच होते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, और ये जो ग्वेनोसाइन है ये भी एक न्यूक्लियोसाइड है। फिर न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होंगे, न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, और न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाएगी, फिर वो न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं। तो वैसे ही यहाँ पे ये जो ग्वेनोसाइन है ये एक न्यूक्लियोसाइड है, तो ये कोई सेक्रीशन नहीं है। बाकी चीज़ें सेक्रीशन है और ये एंडोथीलियम से सेक्रीट होती है। ठीक है, द एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरी रिलीजेस वैसोडाइलेटर्स। जो ये प्रोस्टासाइक्लिन और नाइट्रिक ऑक्साइड है ये एक वैसोडाइलेटर है। वैसोडाइलेटर के बारे में अभी हमने बात की थी, वेसल का एक्सपांड होना, तो ये वेसल के एक्सपांड होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये सब्सटेंस। एंड इट ऑल्सो रिलीजेस वैसोकंस्ट्रिक्टर्स। वैसोकंस्ट्रिक्टर्स कौन से हैं, थ्रोम्बोक्सिन, थ्रोम्बोक्सेन और एंडोथेलिन्स। एंडोथेलिन्स एक वैसोकंस्ट्रिक्टर की तरह काम करती है, और एक और सब्सटेंस है जिसका नाम है थ्रोम्बोक्सेन। थ्रोम्बोक्सिन, थ्रोम्बोक्सिन भी वैसोकंस्ट्रिक्टर की तरह काम करता है और ये भी रिलीज होता है कैपिलरी एंडोथीलियम से। और प्रोस्टासाइक्लिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड ये वैसोडाइलेटर्स हैं, ये भी सेक्रेट होते हैं कैपिलरी एंडोथीलियम से। ठीक है, ग्वेनोसाइन इज अ न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ये कोई सेक्रीशन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे कौन सिक्रीट नहीं होता है पूछा गया है, तो वो कौन सा सिक्रीट नहीं होता है, ग्वेनोसाइन। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका पार्ट सी का क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट सी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपको दिख रहा होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आया हुआ है। एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड भी मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, सारी सीरीज़ है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी एक्सक्रीटरी सिस्टम से, वहाँ पे सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, GC से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। फ्लूइड मूव इनटू बाउमन्स कैप्सूल, हमको पता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से बाउमन्स कैप्सूल की तरफ फ्लूइड जो होता है वो मूव करता है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट, थ्रू इट्स ऑलमोस्ट इंटायर लेंथ, और इसकी पूरी लेंथ में
क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, इसकी वजह से पूरी लेंथ में ये फिल्ट्रेशन होता रहता है, मूव करता रहता है, ठीक है। बट इन द मसल कैपिलरी, जो नॉर्मल कैपिलरीज हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज किडनीज के अंदर, बाकी अदर कैपिलरीज भी तो हमारी बॉडी में है, वो जो कैपिलरीज होती है उनको मसल कैपिलरीज और एमसी से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। फ्लूइड मूव्स इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इंटरस्टिशियल स्पेस एट इट्स आर्टीरियोलर एंड, जब जहाँ पे उसका आर्टीरियोलर एंड होगा, मतलब मान लीजिए यहाँ पे बता रही हूँ, ये एक आर्टीरियोल है और इसके बाद यहाँ पे से इसकी कैपिलरी बन गई है और स्मॉल, और उसके बाद वेन्यूल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे से ही केवल फिल्ट्रेशन हो पाता है, या फिर जो सब्सटेंस है उनका ट्रांसपोर्टेशन उनका बाहर की ओर मूव हो पाता है, ठीक है। ये कह रहा है वो कि यहाँ पे केवल एक ही एंड पे हो पा रहा है और वहाँ पे पूरी इंटायर लेंथ में हो रहा है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के केस में। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कैपिलरीज इज एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग प्रपोज स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हमको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उसमें से हमको इनकरेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं, ठीक है, कि इसके लिए कौन से रीजंस या कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो गलत हैं, इनकरेक्ट हैं। और ये क्वेश्चन आ चुका है दिसंबर 2017 में, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। ऑप्शंस हैं एफरेंट एंड इफरेंट आर्टीरियोल्स आर प्रेजेंट ऑन द टू एंड्स ऑफ जीसी बट इन एमसी, मतलब ये है मसल कैपिलरी और जीसी मतलब ग्लोमेरुलर कैपिलरी। आर्टीरियोल एंड वेन्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन टू एंड्स, ठीक है। क्या कह रहा है कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के केस में एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल्स होते हैं और मस्कुलर कैपिलरीज के केस में आर्टीरियोल एंड वेन्यूल्स होते हैं, जो ये तो करेक्ट ही है। द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन जीसी इज हायर देन दैट ऑफ एमसी, हाँ ये भी करेक्ट है, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो किस में ज़्यादा है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में ज़्यादा होता है। किसकी वजह से, क्योंकि एक जो एफरेंट आर्टीरियोल एंड है या एफरेंट आर्टीरियोल जो है वो उसका डायमीटर ज़्यादा है और इफरेंट का डायमीटर कम है। तो यहाँ पे जो बीच में कैपिलरीज का बंच है वहाँ पे जो प्रेशर है ब्लड का या फ्लूइड का वो ज़्यादा हो जाता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन केस ऑफ दिस ये ज़्यादा होता है, ठीक है। द एफरेंट आर्टीरियोल इन जीसी हैज़ अ रिलेटिवली लो रेजिस्टेंस बट वेन्यूल्स इन एमसी हैज़ हाई रेजिस्टेंस। इसके बारे में बात करते हैं। ये तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है। चौथा स्टेटमेंट है द डिफरेंस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिटवीन टू एंड्स ऑफ एमसी इज रिलेटिवली मोर बट इज नेग्लिजिबल इन एमसी। द डिफरेंस ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर बिटवीन टू एंड्स ऑफ एमसी इज नेग्लिजिबल बट इट इज़ रिलेटिवली मोर इन जीसी। तो यहाँ पे एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, हमको फिर इनकरेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट आपको बताया कि करेक्ट है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी कंटेन्स एफरेंट एंड इफरेंट आर्टीरियोल्स एंड बोथ एंड्स ऑन द बोथ एंड्स एंड एमसी और मस्कुलर कैपिलरी हैज़ आर्टीरियोल्स एंड वेन्यूल्स। ये हमको पता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में दोनों ही तरफ से आर्टीरियोल्स ही होते हैं। और इन केस ऑफ अदर कैपिलरीज, बॉडी की जो अदर कैपिलरीज है वो कैसे बनती है, पहले तो आर्टरीज से फिर आर्टीरियोल बने स्मॉल ब्रांचेस, उसके बाद स्मॉलेस्ट जो सबसे पतली जो ब्रांच होती है वो क्या है, कैपिलरी है, और फिर कैपिलरी के बाद वेन्यूल्स बनते हैं। तो यहाँ पे दो आर्टीरियोल्स नहीं है, ठीक है। तो ये वाला पहला वाला तो स्टेटमेंट करेक्ट है। Second is also right because hydrostatic pressure is high in GC because it has arterioles then venules। उसके पास venules नहीं है arterioles से, और एक arteriole ज़्यादा डायमीटर वाला है और दूसरा वाला कम डायमीटर, इसलिए इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है। तो सेकंड वाला ऑप्शन, ये सेकंड वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आर्टीरियोल्स ऑफ जीसी हैज़ लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस का मतलब है ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, ठीक है। लो रेजिस्टेंस क्यों है, क्योंकि इनका डायमीटर जो है वो ज़्यादा है। डायमीटर ज़्यादा होने की वजह से जो दिक्कतें आएगी, बीच में बैरियर्स होंगे वो कम होंगे ब्लड के फ्लो के लिए, ठीक है। किसके, आर्टीरियोल के केस में, एफरेंट आर्टीरियोल के केस में। बिकॉज ऑफ दिस ब्लड फ्लो इंक्रीजेस, ब्लड फ्लो इसकी वजह से इंक्रीज होगा एंड ऑल्सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीजेस, और दूसरी साइड में जो डायमीटर है वो कम है इफरेंट आर्टीरियोल के केस में। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहाँ ज़्यादा लगेगा, कैपिलरीज में ज़्यादा लगेगा ग्लोमेरुलर कैपिलरी के केस में। लेकिन इन केस ऑफ मस्कुलर कैपिलरीज द आर्टीरियोल्स हैव हाई रेजिस्टेंस। आर्टीरियोल्स के पास हाई रेजिस्टेंस होती है क्योंकि इनका डायमीटर अब यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आर्टरीज का डायमीटर थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन आर्टीरियोल्स का डायमीटर कम है, और इसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो क्या होता है, थोड़ा कम होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा है मतलब ब्लड फ्लो कम होगा, रेजिस्टेंस का यही तो मतलब है, रुकावटें, है ना। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है इसका मतलब ब्लड फ्लो कम है। अगर ब्लड फ्लो कम है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कम होगा, जितना कम ब्लड होगा उतना प्रेशर कम होगा।
ठीक है। एंड वेन्यूल्स हैव लो रेजिस्टेंस, वेन्यूल के पार फिर लो रेजिस्टेंस होती है क्योंकि इनकी जो वॉल होती है वो इतनी थिक नहीं होती है जितनी आर्टीरियोल्स की है या आर्टरीज की है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड किस तरीके से जा रहा है, पहले वाले के केस में ब्लड क्या हो रहा है, किससे ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसका ज़्यादा पड़ रहा है क्योंकि आर्टीरियोल्स के पास ज़्यादा रेजिस्टेंस सॉरी लो रेजिस्टेंस है, और दूसरे के केस में आर्टीरियोल्स के पास हाई रेजिस्टेंस है। इसकी वजह से दूसरे के केस में जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो थोड़ा कम होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ऑप्शन के थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे बताया गया है कि एफरेंट आर्टीरियोल इन जीसी हैव रिलेटिवली लो रेजिस्टेंस। ये करेक्ट है, लो रेजिस्टेंस तो नहीं होती है उनकी, लेकिन लो रेजिस्टेंस किसकी होती है, एफरेंट आर्टीरियोल्स की। लेकिन मान लेते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा करेक्ट है। बट वेन्यूल्स इन एमसी हैज़ हाई रेजिस्टेंस, जबकि वेन्यूल्स के पास लो रेजिस्टेंस होती है इन केस ऑफ मस्कुलर कैपिलरी। तो ये थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, then in muscular capillary the oncotic pressure is very low, approximately 88 mm of Hg. Oncotic pressure in GC is about 28 to 30 mm of Hg. तो यहाँ पे ऑनकोटिक प्रेशर बहुत कम होता है, बहुत कम, बहुत लो है इन केस ऑफ मस्कुलर कैपिलरी। ऑनकोटिक प्रेशर क्या हुआ, जो ब्लड में प्रोटीन्स है उनके थ्रू लगने वाला जो प्रेशर होता है उसके ऑनकोटिक प्रेशर या ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो इन केस ऑफ एमसी ये बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। और ऑनकोटिक प्रेशर इन केस ऑफ जीसी इज अबाउट 28 टू 30 mm ऑफ Hg। ठीक है, लेकिन जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो नेग्लिजिबल नहीं होता है मस्कुलर कैपिलरीज में। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहता है, इसीलिए तो जो सब्सटेंसेस होते हैं वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ पाते हैं, है ना। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नेग्लिजिबल नहीं है। तो ऑप्शन 4 है इज द डिफरेंस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिटवीन टू एंड्स ऑफ एमसी इज रिलेटिवली लो। एक तरफ ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, इसी वजह से जो आर्टीरियोल्स हैं उनसे छन के आ रहा है मटीरियल। ठीक है, आर्टीरियोल्स के केस में यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा ना, कहाँ पे है, आर्टीरियोलर एंड में ही केवल फ्लूइड मूव कर पा रहे हैं, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो वहाँ पे थोड़ा होगा। ठीक है, तो नेग्लिजिबल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। फिफ्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है, द डिफरेंस ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर बिटवीन टू एंड्स ऑफ एमसी इज नेग्लिजिबल, क्योंकि वो बहुत कम होता है। बट इट इज़ रिलेटिवली मोर इन जीसी, क्योंकि यहाँ पे 20 to 30 mm ऑफ Hg है ऑनकोटिक प्रेशर। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन रॉन्ग होंगे, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ये बता रहा है, स्टेटमेंट्स कौन से रॉन्ग है, थर्ड एंड फोर्थ, और ऑप्शन बी वाला ये बता रहा है कि थर्ड एंड फोर्थ रॉन्ग है। ठीक है, इनकरेक्ट हमने चूज करना है, थर्ड एंड फोर्थ इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिर से आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम से है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में आपको अगर कुछ भी नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाके एक्सक्रीटरी सिस्टम वाली वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, जो भी हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। एल्डोस्टेरोन इंक्रीजेज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम द ट्यूबुलर फ्लूइड इन द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली एंड इट इन द डिस्टल ट्यूब्यूल्स। दिस इफेक्ट्स आर एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग प्रपोज स्टेटमेंट्स। और ये क्वेश्चन दिसंबर 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है फिर से एक बार समझ लीजिए। एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन है, आपने रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम देखा, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस और इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेशन में। ठीक है, RAAS सिस्टम इसी का एक हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, जो रिलीज होता है एडिनल कॉर्टेक्स से। ये क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इंक्रीज करता है। ठीक है, इसका काम ही यही है। फ्रॉम द ट्यूबुलर फ्लूइड, ट्यूबुलर फ्लूइड का मतलब है जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है, जो फिल्ट्रेट आया है उसमें से सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है इन द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली एंड डिस्टल ट्यूब्यूल्स। मेनली यहाँ पे ये काम करता है डिस्टल ट्यूब्यूल्स में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके थोड़ा सा अर्ली रीजन में भी ये काम करता है, लेकिन जो लेट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और कलेक्टिंग डक्ट वाला पोर्शन है वहाँ पे ये ज़्यादा एक्टिवली काम करता है, और एक्टिवली काम करके सोडियम का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन के साथ साथ क्लोराइड का भी रीअब्जॉर्प्शन करता है। दीज इफेक्ट्स आर एक्सप्लेन, और यहाँ पे कुछ फिर से स्टेटमेंट्स हमको दिए गए हैं, हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। नहीं, हाँ, हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं, करेक्ट स्टेटमेंट्स चूज करने हैं। एल्डोस्टेरोन इंक्रीजेस, पहला स्टेटमेंट है, एल्डोस्टेरोन इंक्रीजेस नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर्स
इन द एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ प्रिंसिपल सेल्स इन द अर्ली पोर्शन ऑफ DCT। प्रिंसिपल सेल्स क्या हैं, सिम्पोर्टर्स क्या हुए, सोडियम क्लोराइड, ये सब हमने डिस्कस किया था रीअब्जॉर्प्शन के टाइम पे। ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन वाला पोर्शन आप ढंग से समझ लीजिए कि कौन कौन से पोर्शंस में जो नेफ्रॉन है, सॉरी नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में जितने भी पोर्शंस होते हैं ट्यूबुलर पोर्शंस, वहाँ पे किस तरीके से रीअब्जॉर्प्शन होता है ये मैंने डिटेल में बताया हुआ है रीअब्जॉर्प्शन वाले में। रीअब्जॉर्प्शन वाली आप वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। सिम्पोर्टर्स क्या हुए, ये जो सिम्पोर्टर्स होते हैं ये एपिकल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं प्रिंसिपल सेल्स के अर्ली पोर्शन ऑफ DCT, और ये इनको बढ़ाता है, इंक्रीज करने का काम करता है, और यही सिम्पोर्टर्स हेल्प करते हैं रीअब्जॉर्प्शन में। ठीक है, तो एक तो ये स्टेटमेंट दिया गया है कि ये इनकी संख्या को इंक्रीज कर देता है अर्ली पोर्शन ऑफ DCT में, अर्ली पोर्शन। ठीक है, द नंबर ऑफ सोडियम चैनल्स, सोडियम चैनल्स कुछ होते हैं, इनको कहते हैं एंडोथीलियम सोडियम चैनल्स, is increased in the apical membrane of principal cell in the late portion of DCT by aldosterone. The synthesis of sodium potassium ATPase in the basolateral portion of principal cell in DCT is decreased by the action of aldosterone, ये डिक्रीज कर देता है या तो। और चौथा जो स्टेटमेंट है वो है एल्डोस्टेरोन इंक्रीजेज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम अक्रॉस द एपिकल मेम्ब्रेन इन द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली बाय डिक्रीजिंग सोडियम पोटेशियम ATPase इन इट। ठीक है, तो यहाँ पे हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ, जो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप है ये हेल्पफुल होता है सोडियम को एक्टिवली बाहर फेंकने के लिए। ठीक है, बाहर फेंकने का मतलब है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जैसे ये फेंकेगा तो वैसे ही इसका रीअब्जॉर्प्शन होगा, ये वापस से गेन किया जाएगा ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर इनकी संख्या डिक्रीज होगी तो इसका मतलब है रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो एक्टिवली 3 सोडियम मॉलिक्यूल्स को बाहर फेंक रहे हैं और 2 को अंदर ला रहे हैं, 2 पोटेशियम को अंदर ला रहे हैं, इसीलिए सोडियम पोटेशियम ATPase पंप इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनका डिक्रीज होना मतलब कि कम रीअब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, अगर आपको पता है कि किस तरीके से रीअब्जॉर्प्शन होता है और एल्डोस्टेरोन किस तरीके से काम करता है। तो एल्डोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन और रिटेंशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम नेफ्रिक फिल्ट्रेट। इसका ये काम होता है कि वो रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है सोडियम का, ये इलेक्ट्रोलाइट्स का हम कह सकते हैं। इट एक्ट्स ऑन द प्रिंसिपल सेल्स, यहाँ पे प्रिंसिपल सेल्स होती हैं DCT में, DCT के बारे में भी हमने डिस्कस किया है, आप वीडियो देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड, वहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में मैंने सब कुछ डिस्कस किया है। प्रिंसिपल सेल्स ऑफ द लेट DCT और अर्ली DCT में भी प्रिंसिपल सेल्स होती हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में, कलेक्टिंग डक्ट्स में भी कलेक्टिंग डक्ट्स में भी प्रिंसिपल सेल्स होती हैं। और ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है एपिथीलियल सोडियम चैनल्स, जिनको हम ENAC कहते हैं, टू रीअब्जॉर्ब यूरिनरी सोडियम। ये अगर ये चैनल्स इंक्रीज हो गए तो सोडियम को, मान लीजिए अगर ये पोर्शन है लेट DCT और कलेक्टिंग डक्ट का, और यहाँ पे प्रिंसिपल सेल्स हैं जिनके पास चैनल्स हैं किसके लिए, सोडियम के लिए, सोडियम को वापस से रीअब्जॉर्ब करने के लिए। पहले एपिकल मेम्ब्रेन होती है, फिर उसके बाद बेसोलेटरल मेम्ब्रेन होती है, और फिर यहाँ पे इंटरस्टिशियम फ्लूइड है। इंटरस्टिशियम फ्लूइड को जो फेस कर रही है वो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, और जो अंदर साइड को, जो ल्यूमन को, जो ट्यूब्यूल है उसके ल्यूमन को फेस कर रही है वो एपिकल मेम्ब्रेन। तो एपिकल मेम्ब्रेन में चैनल्स हैं, पहले प्रिंसिपल सेल है और प्रिंसिपल सेल में चैनल्स हैं। चैनल्स क्या करेंगे, सोडियम को इस पर्टिकुलर एरिया में मूव करवाएंगे, और यहाँ पे बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में सोडियम के लिए सोडियम पोटेशियम ATPase पंप है, जो सोडियम को बाहर एक्टिवली बाहर फेंक रहा है। तो यहाँ पे ये इसको एक्टिवली इंटरस्टिशियल फ्लूइड में फेंकेगा, और उसके बाद ब्लड वेसल्स के थ्रू, जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, ये जो वासा रेक्टेज हैं, वो क्या करेंगे, इसको रीअब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो उनका काम ही ये है कि ब्लड में वापस से गेन हो जाना। तो रीअब्जॉर्प्शन का मतलब यही हुआ कि नेफ्रिक फिल्ट्रेट से वापस ब्लड को मिल जाए। ठीक है, तो सोडियम इस तरीके से चले जाएगा, तो ये इनकी संख्या को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि इनका काम ही है कि वो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाए। तो इनकी संख्या अगर ज़्यादा होगी तो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। किसकी संख्या, इन चैनल्स की, एपिथीलियल सोडियम चैनल्स की। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा कि एल्डोस्टेरोन इनकी संख्या को इंक्रीज करता है, किस में, लेट DCT में और कलेक्टिंग डक्ट वाले पोर्शन में, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स वाले पोर्शन में। इट ऑल्सो इंक्रीजेज सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर्स। अब जो अर्ली वाला पोर्शन है लेट
सॉरी अर्ली वाला पोर्शन है डीसीटी का, एक अर्ली पोर्शन होता है, एक लेट पोर्शन है, ठीक है। लेट पोर्शन कलेक्टिंग डक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो अर्ली वाला पोर्शन है उसके पास सिम्पोर्टर्स होते हैं, उसके पास ये एपिथेलियल चैनल्स नहीं होते हैं। वो जो सिम्पोर्टर्स होते हैं वो सोडियम और क्लोराइड दोनों को ही सिम्पोर्ट करते हैं। सिम्पोर्ट का मतलब है दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को जो एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करवाए, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड को एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कराते हैं इधर साइड को, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन की तरफ। और बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में फिर से क्या है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप है जो सोडियम को बाहर एक्टिवली फेंक रहे हैं, ठीक है। तो ये इनकी संख्या को भी इंक्रीज करेगा ताकि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो सके। और ये कहाँ मौजूद है, अर्ली डीसीटी वाले पोर्शन में। तो ये इनकी संख्या को भी यहाँ पे इंक्रीज करवाता है ताकि सोडियम एंड क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है। तो दोनों ऑप्शंस जो ऊपर वाले थे पी एंड क्यू ये करेक्ट हैं, बोथ आर करेक्ट, क्योंकि एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर्स इन एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ प्रिंसिपल सेल्स इन द अर्ली पोर्शन ऑफ डीसीटी, ठीक है। और नंबर ऑफ सोडियम चैनल्स, एपिथेलियल सोडियम चैनल्स को भी ये इंक्रीज कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। लेकिन जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप है, आपने अभी देखा कि उसका कितनी इंपॉर्टेंस है, वो सोडियम को बाहर एक्टिवली फेंक रहा है। अगर यही कम होंगे तो सोडियम उतना बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में नहीं पहुंचेगा। तो इनकी संख्या पे इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप जितने हैं ये इसको डिक्रीज या इंक्रीज नहीं करता है, ये एपिकल मेम्ब्रेन में मौजूद जितने भी चैनल्स हैं उनकी संख्या को इंक्रीज करता है। कौन, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। बेसोलेटरल में जो पंप है उसकी संख्या पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उनके नंबर पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग होगा। द सिंथेसिस ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप इन द बेसोलेटरल पोर्शन ऑफ प्रिंसिपल सेल इन डीसीटी इज डिक्रीज्ड, ये वाला ऑप्शन रॉन्ग होगा। एंड यहाँ पे भी वही चीज़ बताई गई है कि डिक्रीजिंग द सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, अगर ये डिक्रीज होंगे तो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो इनकी संख्या पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो कौन सा ऑप्शन रॉन्ग होंगे, आर एंड एस। तो यहाँ पे कौन सा दिया गया है, सी वाला, सी वाले ऑप्शन से, सॉरी हमको करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं, सॉरी करेक्ट ऑप्शंस क्या होंगे, ये ऑप्शंस रॉन्ग है, करेक्ट ऑप्शंस पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू वाला, ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमको कौन से क्वेश्चन, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स चूज करना है या करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो पी एंड क्यू वाला ऑप्शन करेक्ट है, ए, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ पार्ट सी के क्वेश्चंस देखे और कुछ पार्ट बी के। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ, कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।